अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस बार चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जो जनादेश आया है, उसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी दलित वोटों का बहुजन समाज पार्टी से अधिकांशतः मोहभंग, बहुजन समाज पार्टी का पतन के पराकाष्ठा की तरफ बढ़ना और बीएसपी का पतन और दलित वोटों का बिखराव, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने इस जनादेश को दलितों के वोटों के पैटर्न के साथ डिकोड किया या नहीं किया, और क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार पतन की तरफ अग्रसर है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जिस सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा इस पूरे चुनाव के दौरान रही और विशेष तौर पर परिणाम आने के बाद इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश का शेड्यूल्ड कास्ट समाज, दलित समाज का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बात की व्यापक रूप से चर्चा करना कि आखिर बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ क्यों बढ़ रही है। बहनों भाइयों, 2007 में जिस पार्टी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2007 में 30% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो, बहुमत अपने दम पर लेकर आई हो, महज 17 साल के भीतर वो पार्टी 1/3 से ज़्यादा घट गई। 30% वोट शेयर वाली पार्टी 9.46 वोट शेयर पे खड़ी है। 30% से चली पार्टी 9.46। बहुजन समाज पार्टी का ये पतन विस्मयकारी है, आश्चर्य में डालता है। और मैं हमेशा कहता हूं ये केस स्टडी मटेरियल है ये पार्टी, कि आखिर एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का पतन इस तरह से क्यों हो रहा है, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश, जहां के शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने मायावती को एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो पार्टी अब मायावती को वोट देना नहीं चाहती है, और अगर दे भी रही है तो बहुत कम दे रही है। इसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है कि तिलक तराजू और तलवार की नारा देने वाली पार्टी का उसके अपने समर्थकों का मोहभंग हो गया है। मायावती की आक्रामकता खत्म हुई, जन सरोकार की राजनीति खत्म हुई, और महज वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक आउटफिट बनकर पॉलिटिकल पार्टी साबित रह गई, और लगातार उनका पतन उनकी पार्टी का होता रहा। 2007 के बाद 2012, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 7 चुनाव, और इन 7 चुनावों ने बहुजन समाज पार्टी को बिखेर कर रख दिया। 227 एमएलए वाली पार्टी आज 1 एमएलए पे खड़ी हुई है, और कभी 25 सांसदों तक पहुंची पार्टी आज 1 सांसद के लिए तरस रही है। इससे बड़ा राजनीतिक पराभव किसी पार्टी के लिए क्या हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2007 में जब वो जीत कर आई थी और 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन था, तब मायावती की मीटिंग में ये होर्डिंग्स लगती थी, यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की, यही था ना, यही नारा लगता था। जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थी आज एक एक वोट के लिए तरस रही हैं। वही दलित समाज है, वही मायावती है, वही बीएसपी है। वक्त बदल गया है। क्या कारण है? बहनों भाइयों, जब आप एक बड़े समाज की आकांक्षाओं को जागृत करते हैं, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को जगाते हैं, और बाद में उसके मुद्दों के साथ आप समझौते करते हैं, आप खड़े नहीं रहते हैं, तो इसी प्रकार पतन होता है। और इस पतन के बेनिफिशियरीज भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है। वो पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद बीजेपी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, और समाजवादी पार्टी भी है। तो आखिर दलित वोट अगर मायावती को नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। बहनों भाइयों, 2014 से स्पष्ट प्रमाण आने लगे कि दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी नॉन जाटो एससी। लेकिन 2019 से एससी जाटो भी, यानी जाटो कम्युनिटी भी मायावती को वोट छोड़कर अधिकांशतः वोट करने लगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया। सपा बसपा का जब 2019 में अलायंस हुआ था, तब
शायद दलित समाज में इतनी चेतना जागृत नहीं हुई थी कि वो समाजवादी पार्टी को भी वोट करे। तब बहुजन समाज पार्टी को तो उसने वोट किया और इनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा बेनिफिट नहीं मिला, उनके 5 ही जीत के आए थे। लेकिन 2022 और 24 में माहौल बदला। अब बहुजन समाज पार्टी को के समर्थकों को, दलित समाज को साइकिल और पंजे से परहेज नहीं है। 24 में तो ये खुलकर दिखा कि ये साइकिल और पंजे के साथ है, चाहे एससी जाटो वोट हो चाहे नॉन एससी जाटो वोट हो। जाटो वोटों में 35, 33 और 32% का बंटवारा सब बसपा गठबंधन और बीजेपी के लिए रहा, और नॉन जाटो एससी में अधिकांशतया वोट गए गठबंधन को और कुछ बड़ा हिस्सा बीजेपी को भी मिला। बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा नहीं मिला। कई ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आप मोहनलालगंज देख लें, आप कौशाम्बी देख लें, आप नगीना देख लें, आप बिजनौर देख लें। बिजनौर में जो वोट मिले वो जाट कम्युनिटी के ज़्यादा मिले उन्हें, क्योंकि प्रत्याशी उनका था। लेकिन अधिकांश जगहों पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हुई। जो पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तैयार करती थी वो पार्टी जमानत के लाले पड़ गए। मायावती की वो आक्रामकता कहाँ चली गई जिसके लिए वो सुविख्यात थी। लखनऊ और दिल्ली डरते थे मायावती से। हौसला नहीं होता था यहां अगर किसी विरोधी दल की भी सरकार हो कि मायावती के खिलाफ कुछ करके दिखाएं। एक चाल चलने में दिल्ली को 10 बार सोचना पड़ता था, और आज मायावती को कोई पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस नहीं बच रहा है। यह आक्रामकता उन्होंने क्यों खो दी? और जिसको उन्होंने वारिस बनाया उसको बीच चुनाव से उठा लिया। आकाश आनंद, FIR हो गई, सारे पद चले गए, वारिस भी नहीं रहे, अब वो सामान्य कार्यकर्ता बनाकर रख दिए गए। तो दलितों के बीच ये मैसेज गया कि मायावती हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती हैं, वो संविधान को नहीं बचा सकती हैं, वो हमारे रिजर्वेशन को नहीं बचा सकती हैं। और मायावती को एक समझौतावादी नेता के तौर पर उनके ही समाज ने मान लिया कि इन्होंने समझौते कर लिए, पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज की कर ली है। अगर पब्लिक एट लार्ज, आपके समर्थकों के बीच ये संदेश चला जाए कि आपने समझौते कर लिए, तो आपके समर्थकों का एग्रेशन और आपके प्रति निष्ठा भी खत्म होगी। नो डाउट मायावती की इज्जत करता है दलित समाज, बहुत से लोग उन्हें देवी मानकर पूजते भी हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। यही कारण है कि 30% वाली पार्टी आज 9% पे खड़ी है। कोई तो कारण होगा। और क्या चंद्रशेखर का उभार ये दलित राजनीति के उत्तर प्रदेश के विमर्श को बदलेगा, या वो महज कुछ सीटों के नेता बन जाएंगे, या वो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जनपदों के नेता के तौर पर सीमित रह जाएंगे? अपना राजनीतिक कद तो चंद्रशेखर ने बढ़ाया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए अपने संघर्षों के दम पर, लेकिन पैन उत्तर प्रदेश उनकी प्रेजेंस पॉलिटिकली नहीं है। अब वो कहते हैं कि डुमरियागंज में हमें 80,000 वोट मिले, प्रत्याशी को मिले, वो चंद्रशेखर की पार्टी को नहीं मिले। हाँ, लड़ेंगे तो दलित समाज के कुछ वोट काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो तो ओवैसी भी लड़ाते हैं तो भी वो मुसलमान वोट काटते हैं, तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं। लेकिन चंद्रशेखर क्या मायावती का विकल्प है? अभी अगले 5-7 सालों में बहुत चीजें तय होने वाली हैं कि एक्चुअली शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी अपना लीडर किसको मानता है। मायावती उनके लिए देवी की तरह पूज्य तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उनके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो किसके साथ महसूस कर रहा है? एक बड़ा हिस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में अपने नायक तलाशता है। लेकिन बहुजन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अपना नायक तलाश लिया है। और यही कारण है कि चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना और मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, कौशाम्बी हो, मछली शहर हो, चंदौली हो, घोसी हो, बलिया हो, ऐसी जगहों पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। तो दलित समाज की वो झिझक टूट गई कि इनको वोट करना है क्या, तो वो साइकिल और पंजे पर वोट करना उसने सीख लिया है। और मायावती को वोट न देकर अब उसे कोई गिल्ट भी फील नहीं होता है। ये दलित वोटों के वोटिंग पैटर्न के बिहेवियर का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
इसका राजनीतिक अध्ययन होना चाहिए। कैसे? नगीना एग्जाम्पल है। नगीना की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए लोकसभा में। आपको पता है इस बार कितने वोट मिले? 13,000। अब नहीं सोचेगी ये पार्टी तो कब सोचेगी? और राजनीतिक चिंतकों को भी सोचना चाहिए कि दलित समाज जो उत्तर प्रदेश में 21 से 22% है, अगर उसके वोटों का बिखराव हुआ तो बिगेस्ट पॉलिटिकल बेनिफिशियरी कौन पार्टी होंगी? आप कुछ बयान सुनिए, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था पीडीए का, वो पूरी तरीके से इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि हमने संविधान की बात की, हमने पिछड़े और दलितों की आरक्षण की बात की, और बसपा वो कहीं न कहीं खामोश नजर आई। बहन जी का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी का जनाधार लगातार मजबूत होता चला जा रहा है और आज जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है क्योंकि जनता को एक मजबूत विपक्ष चाहिए जो उनके मुद्दे उठा सके और उनकी लड़ाई बिना डरे और बिना रुके लड़ सके। मायावती जी आज पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हैं। केवल जाति के आधार पर, मजहब के समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है अपनी निष्क्रियता के कारण, अपनी जात मजहबी पॉलिटिक्स के कारण, और कहीं ना कहीं जाति और मजहब की दूसरी राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी को इसका कुछ लाभ जरूर हुआ है, लेकिन जाति और मजहब के आधार पर लंबे समय तक राजनीति नहीं चल सकती। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जाने माने दलित समाज के चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और गंगाराम अंबेडकर जी मौजूद हैं। ये मायावती के सहयोगी रहे हैं, उनके ओएसडी थे और आजकल अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए एमएसपी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के साथ भी इन्होंने उनको समर्थन किया था इस चुनाव में, और काफ़ी इन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी भ्रमण भी किया था। आज विस्तृत चर्चा इनसे करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। आनंद दुबे जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आप क्या मानते हैं कि मायावती के इस राजनीतिक पतन के पीछे का कारण क्या है, और दलितों का वोट किसको मिल रहा है ज्यादा? ब्रिजेश जी, देखिए, जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती जा रही है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनके कार्यकर्ता, उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो मायावती जी से जिस चीज की अपेक्षा करते हैं, मायावती जी उस अपेक्षा पे खरी नहीं उतर पाई। नेतृत्व को लेकर भी कंफ्यूजन है। आपने बताया ही किस तरह से आकाश आनंद को आगे किया, फिर पीछे किया, और इसके अलावा साथ साथ मायावती जी की निष्क्रियता पूरे 5 साल बनी रहती है। जब चुनाव आता है तो 2-4 जगह वो रैलियां करती हैं और उसके बाद वो फिर वापस 5 साल तक उनका पता नहीं चलता है। तो इस तरह की राजनीति अब नहीं हो सकती है। यह राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के मुद्दों को उठाएगा, जनता उसके साथ चलेगी। और जाति और जमात की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे दम तोड़ रही है। जहां तक बात आपने कही किसको फायदा हो रहा है, निश्चित रूप से उनके जो समर्थक हटे हैं वो हमारे साथ हैं, हमको भी वोट किया है, और थोड़ा बहुत झूठे वादे करके, कुछ गलतफहमी पैदा करके जी, कुछ बरगला कर, और ये इनके प्रकार इंडी गठबंधन ने भी उनके वोट को हासिल करने का प्रयास किया। एक आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर मायावती के तेवर ढीले पड़ गए, एजेंसीज की वजह से वो उतना एग्रेसिवली पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर रही हैं, और इसके पीछे आप लोग हैं, ऐसे आरोप हैं। ब्रिजेश जी, देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। मायावती जी जैसी सीनियर लीडर, जिनका एक राजनीति में एक अपना कद है, मकाम है, जिनके आज भी देश में तमाम चाहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में आज भी गिरी हुई हालत में भी वो 9 से 10% के बीच में उनका वोट परसेंट है, और उसके बाद कोई आरोप लगाए कि हम उनको डरा रहे हैं, हम उनको धमका रहे हैं, या हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसी मतलब मुझे ये हास्यास्पद लगता है। और मतलब इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। ऑलराइट, शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। राजपाल कश्यप मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कश्यप जी, आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि एक दशक क्या, बल्कि मगर 2007 से अभी मैं दर्शकों को ये डिटेल दे रहा था कि 30% वोट शेयर वाली पार्टी आज 9% पर आकर खड़ी हो गई है। बीएसपी के इस पतन का कारण आप क्या मानते हैं? और दूसरा, क्या दलित समाज
ने नया लीडर खोज लिया है या दलित समाज को तलाश है अभी नए लीडर्स की? देखिए, पतन का कारण तो मैंने पूरा सुन लिया। जो आपने एनालिसिस किया उसमें कोई फंडबट नहीं है। जितनी एनालिसिस आपने की कि इनका पतन का क्या कारण है। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ बहुजन समाज के लोगों का कि वो जागरूक हैं और वो उन लोगों ने जिस जागरूकता के साथ में वोटिंग की है। और मैं उत्तर प्रदेश की खासतौर से जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो बाबा साहब किया, गठबंधन कोड किया, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए और जो संविधान की रक्षा के लिए जो निर्णय लिया जनता ने, और माननीय अखिलेश यादव जी की पीडीए की रणनीति ने मोदी के विजयी रथ को उत्तर प्रदेश में ही रोक दिया। और ये क्या आप क्लेम करते हैं कि बहुजन समाज का वोट आपकी तरफ आया? देखिए, बहुजन समाज का ही नहीं, बहुत से वर्गों का, सभी लोगों का, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग में भी बहुत से लोगों ने जो माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति है और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है लोकतंत्र में, क्या एक नकारात्मक कैंपेन भी वो चला? लोगों ने पसंद किया। आप लोगों ने एक नकारात्मक कैंपेन भी चलाया कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। देखिए, अब जो बीजेपी के साथ, अब ऐसे तो नहीं चिपका सकते उनके ऊपर की बी टीम है। नहीं, देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो गया, बी टीम है, चुनाव खत्म हो गया है। अब देखिए, सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, सब लोगों ने महसूस की हैं। अब बहुजन समाज या पिछड़े दलित इतने अशिक्षित नहीं हैं कि बीजेपी गुमराह कर ले। अब उन्हें सीधे दिखाई पड़ रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है, ऊपर है कि आप लोगों ने संविधान खत्म हो रहा है। संविधान का वो उठाकर मुद्दे को तो नहीं, क्या एक बड़ा प्रोपोगंडा किया आपने? नहीं, तो ये संविधान खत्म नहीं कर रहे। कहाँ खत्म हो रहा है संविधान? कौन संविधान? चलो अब तो बच गया ना। आप ब्रजेश जी, एक चीज तो बच गया। एक चीज ये लगातार लगे हैं। ये संविधान, मैं शाहजहांपुर लोकसभा में था, ये संसदीय कार्य मंत्री जब काउंटिंग में नहीं घुस सकते, उसके बावजूद भी घुस गए और उसके बाद में काउंटिंग प्रभावित की। 1 बजे तक ये इन्हीं का दबाव, ये शासन सत्ता का, ये पता है अगर शासन सत्ता न लगा होता तो ये सीटें दुगनी जाती। और आप ये मीडिया लोग अगर निष्पक्ष रिपोर्टें दिखाते रहते तो पता है ये बीजेपी का सफाया था, बीजेपी का सफाया। और जिस तरीके से इन लोगों ने लूटपाट की, इन्होंने एक सीट पे नहीं, मैं शाहजहांपुर का बता रहा हूं और वीडियो है मेरे पास, वीडियो है, आपको मैं भेज दूंगा, चलवा दीजिएगा आप। सुरेश खन्ना जी स्वयं घुस गए, एक दलित, एक महिला को, माननीय अखिलेश यादव जी ने महिला को टिकट दिया, ज्योत्सना को, उसको हरवाने के लिए पूरा तंत्र लगा था। और वोट पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जो वोट दिखाए जा रहे हैं और जो वहां के उसने आरओ और अपेक्षक ने साइन करके दिए, उसमें आज तक डिफरेंस दिखाई पड़ रहा। आप कितने वोट का डिफरेंस है? कितने वोट का डिफरेंस है इसमें? आपको दिखाई दे रहा है कितने वोट का डिफरेंस है इसमें? मोटा मोटी बताओ। 2-3 हजार का डिफरेंस है भाई। तो सर कोर्ट चले जाओ। नहीं, कोर्ट भी जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन सुनवाई कहां हो रही? ये बीच में घुस गए काउंटिंग में। हम लोगों ने लिख के दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन आयोग भेजा, कोई सुनवाई हुई क्या? और उसके बाद में काउंटिंग 1 बजे तक कोई एक राउंड की भी घोषणा शाहजहांपुर में नहीं होने दी गई और उसके बाद में रात में सारे राउंडों की घोषणा कर रहे हैं आप। जब नियम है कि एक राउंड की तो सर अब तो बात बीत गई है, तो सब 4 तारीख को करना चाहिए था, आप तो लेट हो गए। किया, आप देखिए ना, सब चिट्ठियां मेरे पास हैं, सब आयोग को भेजा गया, वहां टीवी पे बोला गया, लोगों से बोला गया, सिंधवी जी को आमंत्रित करता हूं। एक सीट नहीं, फरीदाबाद में आपके कई सीटें ऐसे जबरदस्ती प्रशासन। आज हम लोग दलित विमर्श पर बात कर रहे हैं। मनीष सिंधवी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीएसपी का जो कुछ भी पतन हो रहा है और उनका वोट शेयर लगातार घट रहा है, कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने लिए इस समाज में क्या स्कोप देखा? देखिए, पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि दलित हमेशा से कांग्रेस के वोटर रहे हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं। कब से भैया? हमेशा से। और उसका कारण है कि जब संविधान चिमटे से नहीं छुआ, आप कह रहे हैं। संविधान जब बना
तो जो समानता का अधिकार था वो उस संविधान में आया और जितने भी हक उनको मिले उस संविधान ने दिए। ये ठीक है कि बीच में दलित हमसे टूटकर अलग हुआ। आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो इस इलेक्शन में रही, कहीं ना कहीं अगर आप गांव, आपके पत्रकार गांव तक गए होंगे, वहाँ लोगों से मिले होंगे, जो सबसे बड़ा मैसेज था कि भाजपा के अंदर अगर कुछ है तो वो अहंकार है, छल है। वो दलितों को ये दिखाती तो है कि हम उसके साथ चाहते हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं देना चाहती। उत्तर प्रदेश में आपको पता है एनसीआरबी का डेटा कहता है कि दलितों के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ गया है। ग्राउंड लेवल पर ये बात लोग महसूस करते हैं। आपको तो संविधान के नाम पर दिया ना। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए और देखिए, जिले में एसपी नहीं बनाएंगे, डीएम नहीं बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन दिखता है। अगर आप देखेंगे तो लोक भवन में पद नहीं देंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट जहां से डिसीजन मेकिंग होगी वहां उनको जगह नहीं देंगे। मतलब आपके लोग शासन में प्रशासन में हिस्सेदारी कहीं नहीं। हिस्सेदारी, आप मंत्रालय भी कोई महत्वपूर्ण नहीं देंगे। आप उसके बाद क्या कहेंगे, आपके लोग कहेंगे हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण बंद कर देंगे। सवाल इस बात का है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी तो कहती है दलितों की सरकार है, कहती है ना, तो कहने से क्या दलित मानता है ऐसा कि उसकी सरकार है? कतई नहीं मानता। इस बार ये आपका रिजल्ट आपके सामने, और अभी अहंकार का परिणाम, मतलब जो वो अभी दिखाता हूं आपको। अभी आदरणीय दुबे जी कह रहे थे कि वो मैक्सिमम जो वोट शिफ्टिंग हुई वो हमारी तरफ हुई और थोड़ी बहुत इंडी, मतलब अभी भी अहंकार नहीं जा रहा है। डेटा आपके सामने बता रहा हूं। डेटा क्या है आपका? जाटो वोट जो है वो 25% इंडिया को, 24% एनडीए को और 44 बीएसपी को। नॉन जाटो 56% हमको, 29 एनडीए को और 15 बीएसपी को। यानी किसी भी सूरत में इनसे ज्यादा वोट दलितों के हमको मिले हैं और आज भी ये मानने को तैयार नहीं, आज भी इनका अहंकार इन पर हावी हो रहा है। तो यही जो अहंकार है और यही जो दलितों के साथ ये तो संविधान और रिजर्वेशन का आकर्षण है जिसके कारण आपके साथ ये कम्युनिटी जुड़ी। आकर्षण नहीं है, लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो इंडिया गठबंधन के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई की वजह से दलितों का विश्वास हम पर है और उस वजह से वोट। क्या राहुल गांधी अखिलेश विकल्प हैं या फिर चंद्रशेखर? हम सब विकल्प हैं। हम हर वो आदमी विकल्प है जो संविधान की लड़ाई लड़ता है, हर वो आदमी विकल्प है जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता है, हर वो आदमी विकल्प है जो इस देश में समानता की बात करता है। क्या चंद्रशेखर को साथ लोगे? भाई मैंने कहा नहीं कि हर वो आदमी जो संविधान के साथ है वो हमारे साथ है। चंद्रशेखर, ये फैसले ऊपर के लेवल पर होंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक जो अब तो फिर इसकी वजह से ये कह रहे हो कि जो संविधान के साथ वो हमारे, क्या संविधान के खिलाफ है क्या? नहीं, तो मैं कहता हूं कि जो संविधान के साथ है वो हमारे साथ है। और लाइट इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ गंगाराम अंबेडकर जी मौजूद हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी एमएसपी और मायावती के सहयोगी रहे। आपका स्वागत और धन्यवाद गंगाराम जी मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं आपसे उन कारणों के बारे में जानना चाहता हूं कि जो दलित समाज के मुख्य आकर्षण का केंद्र मायावती रहती थी, वो पहले गया बीजेपी के साथ, लंबा वक्त तक बीजेपी के साथ रहा, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। आप इनके कारणों का किस तरह से एनालिसिस करते हो? देखिए ब्रजेश जी, 2012 के बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ मोस्ट जो दलित था बड़े पैमाने में गया था। 2012 के बाद समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ और वो न तो बसपा की तरफ गया न सपा की तरफ, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया था। 2019 के बाद पहली बार ऐसा दिखा कि जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो ऐसा महसूस किया गया कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा था वहां पर तो अनुसूचित जाति का वोट हाथी के साथ खड़ा हुआ, लेकिन जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो शायद समाजवादी पार्टी को हजम नहीं कर पाया था, जिसका नतीजा एक मुश्त वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव किया, जिसे 3-3 लाख वोटों से, साक्षी महाराज 5 लाख वोटों से जो विजयी हुई है। तो मैं देखा तो जीत के तो इसका नतीजा ये था कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं कर पाया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से करीब 2017 के बाद लगातार बाबा साहब अम्बेडकर और अपने दल में उन्होंने बाबा साहब बाहनी बना करके बाबा साहब की तस्वीर को लिया, जिसे पहले लगाने का प्रयास किया, तो शायद दलित समाज के लोगों ने पिछले चुनाव में टेस्ट किया, लेकिन इस बार उनको लगा कि समाजवादी पार्टी हो सकता है कि अपने नेचर में परिवर्तन कर रही है, इसलिए बड़े पैमाने में समाजवादी पार्टी की तरफ मूव किया। उसमें ये कड़वा सच है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। मूव किया बड़े दलित समाज का बड़ा हिस्सा गया गठबंधन बड़े पैमाने में, लेकिन केवल दलित समाज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही कम्युनिटी है जो एकमुश्त होकर के वोट डाला है, जो वो है मुस्लिम समाज का वोट, लेकिन चाहे अनुसूचित जाति का वोट हो, चाहे पिछड़ी जाति का वोट हो, चाहे अपर कास्ट का वोट भी बिखरा हुआ है। क्या दलित समाज के वोटों में बिखराव आया और इसका लॉ एंड शेयर यानी बड़ा हिस्सा
गठबंधन को गया या बीजेपी को गया? देखिए ऐसा है कि अभी अनुसूचित जाति के जो लोगों को, इसको बिखराव नहीं कहेंगे, इसका रिएक्शन कहेंगे। रिएक्शन के बीच चुनाव में ही बहन मायावती जी ने अपने भतीजे को जिस तरह उन्होंने सरेंडर किया, उससे क्या और संदेश जौनपुर और बस्ती का जो चुनाव का जो टिकट बदला गया है, तो उससे अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उनको लगा कि शायद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा काम कर रहा है, इसलिए आकाश आनंद को बैक करने से दलित समाज रिएक्ट हुआ, और रिएक्ट होकर के उन्होंने सोचा कि चलो कहीं ना सही, जिस तरह उन्होंने समाजवादी पार्टी को हजम न करके 2019 में जो फैसला किया, वही फैसला इस बार समाजवादी पार्टी के साथ कर लिया। लेकिन ये मान लेना कि नहीं, दलित समाज किसी का क्या भी वोट दलित बैंक बन समाज जाए, तो दलित कंफर्टेबल है इंडिया अलायंस के साथ और बीजेपी के साथ? आपका मानना है कि मोह भंग हुआ है उत्तर प्रदेश में? देखिए ऐसा है कि अभी दलित समाज ने किसी को लीडर अपना नहीं माना है। दलित समाज गया है, लेकिन वो अभी इंतजार करेगा। नहीं, लीडर तो मायावती है, लेकिन वोट नहीं देता ना उन्हें। नहीं, ऐसा है कि नगीना सीट पर तो टेलर था, नगीना की सीट पर उन्होंने कहा कि हम एक मुश्त होकर के अपना MP MLA और सरकार बना सकते हैं। तो चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े होकर के टेलर था, जैसा कि मनीष भाई कह रहे थे, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन किया चंद्रशेखर इंडिया के साथ या इंडिया के साथ। लेकिन दलित समाज का वोट तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन नेता कोई नहीं लेना चाहता। तो चंद्रशेखर में क्या बुराई थी? अरे भाई, जब वो उपचुनाव में मदन चौहान को विधायक बना सकते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जाकर के मऊ छावनी जा सकते थे, और जयंत चौधरी और अपने अखिलेश जी के साथ, तो क्या एक सीट पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी ना अगर उतारती तो क्या दिल छोटा हो जाता? क्या मायावती ने विश्वास खो दिया है अपने समाज का? अभी ऐसा करना जल्दबाजी होगी। अभी तो ये रिएक्शन है, और इतना जल्दी अभी ये कह देना कि दलित समाज ने उनको पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि 12% से अभी तो 9.46% वोट है ना। तो गठबंधन की इस जीत का प्रमुख कारक आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को मानते हैं? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह कुछ बड़बोले नेताओं ने संविधान और आरक्षण को लेकर के पूरब से पश्चिम तक, जैसे शुरुआत अलीगढ़ से श्रीमती मधु अच्छा, आप मिश्रा तो ने किया। बीजेपी के लिए सपोर्ट में कई जगह मुझे दिखाई पड़े थे उस वक्त अभी के चुनाव में। तो जब आप जाते थे तो दलित कम्युनिटी में क्या बातें आप करते? जब आप कहते थे कि नहीं बीजेपी को सपोर्ट करो, तो वो लोग रिएक्शन में क्या कहते थे? रिएक्शन में ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा था कि लोग कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि 400 सीटें मांग करके भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, ऐसा बोल रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है कि संविधान, क्योंकि ये भारत और का जो आज़ादी का एग्रीमेंट है उसमें शामिल है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। संशोधन तो बाबा साहब के ज़माने में भी संशोधन हो गए थे, तो संशोधन तो समय अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में होते रहेंगे। लेकिन शायद ये भ्रम की स्थिति जिस तरह से उत्पन्न हुई थी, तो ये उसी तरह का माहौल आया जिससे 1990 के पहले का मैं आपको दशक याद दिलाना चाहता हूँ कि 1990 के पहले मंडल कमंडल पर भारी होता रहा। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जिस तरह लगा था कि राम लहराएगी, लेकिन मानो कांसीराम जी और श्री मुलायम सिंह यादव जी की जोड़ी ने जिस तरह की मंडल की आंधी कमंडल को रोकने का काम किया। तो इस बार क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी? नहीं, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये सही है कि दलित समाज का विश्वास अखिलेश यादव जी जीतने में सफल हुए हैं। और अब ये कितना सम्मान दे पाते हैं, कितना अपने साथ लोगों को जोड़े रखते हैं, देखिए कथनी और करनी में अंतर होता है। और जैसा कि अभी हम लोग भी अखिलेश यादव जी के साथ 2022 के पहले करीब 22 महीने तक उनके साथ रहे। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे सुझाव पर उन्होंने बाबा साहब बानी अपने दल में बनाया, और बाबा साहब अम्बेडकर ये तो आप पलट रहे हो। नहीं, अभी तक तो आप सपोर्ट किए बीजेपी को, अब आप संभावना तलाश रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। एक बार भी आपने बीजेपी की तारीफ नहीं को कह रहे हो, बीजेपी के साथ हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही हमारा MP MLA बनने का टारगेट नहीं है। हम डॉक्टर अंबेडकर की सोच को सभी दलों के अंदर फैला। बहुत शुक्रिया गंगाराम जी आपका। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूँ। सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहुत जाने माने चिंतक हैं। सतीश जी, आपका स्वागत। और आज आपको विशेष तौर पर इसलिए निमंत्रित किया गया कि आप बताएं, और जैसा कि मैं डिबेट में आप देर से जुड़े मैं बता रहा था कि 2007 में 30% वोट शेयर वाली पार्टी 17 साल के बाद 2024 में जब हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, वोट शेयर 9% बचा है। 227 MLA वाली पार्टी आज 1 MLA के लिए संघर्ष कर रही है, और कभी 24-25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली पार्टी आज उसके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ये क्या पतन नहीं है बीएसपी का? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, राजनीति में अगर आप असफल हैं तो जो भी लोग आरोप लगाएंगे निश्चित रूप से उन आरोपों को झुठलाया तो नहीं जा सकता। निश्चित रूप से कोई ना कोई खामियां रही होंगी कि अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ रही
लेकिन कुछ सवाल जो है, देखिए मुझे बहुजन समाज पार्टी की रणनीति में एक थोड़ा सा परिवर्तन करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता रही कि तमाम संचार, देखिए हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, तमाम संचार के वे साधन है, अपनी बात कहने के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, राजनीति हो या युद्ध हो, अगर आप वहां दो चीजें हैं, या तो वहां तलवार उठाओ या ढाल उठाओ। जिसके हाथ में ढाल होगी वो हमेशा बचाव करेगा, जिसके हाथ में तलवार होगी निश्चित रूप से वो वार करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी शायद चीजों को समझने में उसने बहुत कोशिश करी, उसके उम्मीदवार बहुत शानदार थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे जितने आरोप लगे बहुजन समाज पार्टी की, आप कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाते हैं, उसके संगठन के ऊपर सवाल लगा, उसके चुनाव लड़ने के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आज वो असफल है और आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन शायद ये दुर्भाग्य रहा कि आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतना नीचे आई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दो पिछले आरंभिक अवस्थाओं के 3 चरणों में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो पूर्ण रूप से इंटैक्ट रहा। तो चौथे चरण के बाद में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात चेंज हुए। अब वो हालात इस वजह से चेंज हुए, तमाम चारों तरफ जो आरोप का एक दौर चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्ष या आप गठबंधन कहें या बीजेपी कहें, एक तरफ से गठबंधन ये कहता था कि बहुजन समाज पार्टी बी पार्टी है बीजेपी की, और आराम से बीजेपी के लोग तमाम उसकी हामी में हामी मिलाते थे। आम लोगों के सामने शायद ये बहुजन समाज पार्टी इस बात को कहने में नाकाम रही। क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दलित समाज को ये समझाने में कामयाब रहे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और वो संविधान और रिजर्वेशन में के उनके हक को सिक्योर नहीं कर सकती हैं, और इसी वजह से कम्युनिटी में पैनिक हुआ और वो वोट चला गया इंडिया गठबंधन को? नहीं, देखिए 2-3 चीजें, जो चीजें एक्चुअल चीजें सामने नहीं आ पाई ना। गठबंधन का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी होगी या नहीं होगी, गठबंधन की पहली बैठक को निकल करके बाकायदा बाहर मीडिया के सामने अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा होगी तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। उसके बाद में बाकायदा तमाम संचार के माध्यमों से कांग्रेस ने ये बात फैलाने की कोशिश करी, 9 तारीख की वो डेट रखी, बाकायदा उन्होंने कहा कि हम गठबंधन करना चाहते हैं। अरे भाई गठबंधन होगा, आपका किसी से कोई टेलीफोनिक बातें हुई हो? बाकायदा बहुजन समाज पार्टी ने 9 तारीख तक का इंतजार करने के बाद में आप देखिए कि वो 9 तारीख के बाद में बाकायदा आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर इन लोगों ने, इंडिया अलायंस वालों ने मायावती की उपेक्षा की और उनको अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया? इज इट ट्रू? देखिए 100% आप बात मान लीजिए। देखिए पर आज के पहले कभी ये बात सामने नहीं है। नहीं, देखिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूं आप सही कह रहे होंगे। देखिए 100% आज संविधान बचाने की बात करते हैं, यही अखिलेश यादव की है ना। जब सरकार में आते हैं वो आरक्षण हटाने की बात करते हैं, आप बाकायदा आरक्षण बिल फाड़ देते हैं। तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तमाम वो मेडिकल। दूसरा सवाल ये है कि क्या दलित समाज ने अपने नए लीडर खोज लिए हैं? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर? नहीं, देखिए राजनीति में चाहे चंद्रशेखर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर संगठन में आगे जाएगा निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है, अपनी बात समाज के बीच में जाकर के कह सकता है। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी तमाम रणनीतिक व्यवस्थाओं में एक आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये चीजें देखिए 2012 में आप किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़े, तमाम देश की जो व्यवस्थाएं थी वो पर जो आप कह रहे हैं मायावती जी बदलने को कहां तैयार हैं? नहीं बदलेगा। देखिए ब्रिजेश, अरे बदल तो रहे थे, आकाश आनंद क्या हुआ उनका? नहीं, देखिए ये कह देना। अब ये भी एक आरोप है ना कि अगर उनको बीच में चुनाव से हटाया जाता है या बीच चुनाव से वापस लिया जाता है तो ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है। हाउ कैन सर, ये आंतरिक कैसे हो गया? आप पब्लिक डोमेन में लड़ाई लड़ रहे हो और आप अपने सेनापति को हटा लेते हो और फिर कहते हो नहीं हमारा आंतरिक मामला। नो सर, राजनीति आपके घर की बात नहीं सर, ये पब्लिक डोमेन है, सार्वजनिक जीवन है। देखिए जब युद्ध तो युद्ध और जब संधि तो संधि। नहीं 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात आपको यह भी मानना पड़ेगा कि 2017 से जब पब्लिक डोमेन में पहली बार आकाश आनंद जी आए, 2017 से 2019 तक के आकाश आनंद कुछ और है। 19 के बाद में जैसे ही वो लोकसभा के चुनाव में आते हैं तब उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप एग्री करते हैं कि मायावती को अब
थोड़ा अपनी भूमिका में बदलाव लाना चाहिए और आकाश आनंद को राजनीतिक नेतृत्व देना चाहिए। नहीं, देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि डार्विनवाद यहां भी होता है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कोई राजनीतिक दल हो, समय के अनुकूल आपको परिवर्तन करना ही पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम है ये संगठन जी। ओके, वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, 17 साल में एक पार्टी शीर्ष से लेकर शून्य तक पहुंच गई, और जैसा कि तमाम हमारे साथ जो चिंतक लोग भी जुड़े वो भी चिंता कर रहे हैं कि रणनीति में बीएसपी को बदलाव लाना चाहिए, लेकिन आप क्या कारण मानते हो कि क्या मायावती ने अपने समाज के बड़े हिस्से का राजनीतिक विश्वास खो दिया है? देखिए, जब मायावती ने विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एक सीट हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, तब उनको इस बात को समझ जाना चाहिए था कि उनकी पार्टी का जनाधार कमज़ोर हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में उनका दलित वोट बैंक टूटकर भाजपा की ओर चला गया है। वो 12% के लगभग विधानसभा चुनाव में थी, जो 22% के करीब था एक ज़माने में। अब उसके बाद अभी एक बात आई कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने दिया गया। मायावती हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करती रही कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगी। बार बार उन्होंने इस बात का ऐलान किया, उसके रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मायावती किसी गठबंधन में नहीं जाने पाई, उनको रोका गया। उनके बारे में ये भ्रांति फैली कि वो भाजपा से डरी हुई है, केंद्रीय एजेंसियों से डर गई हैं, वो भाजपा को हराने के लिए नहीं, वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कैंडिडेट उतार रही हैं। तो मायावती को लेकर ये स्थितियां पूरे लोकसभा चुनाव में बनी रहीं, और यही वजह है कि यहाँ तक लोग कहने लगे कि मायावती ने अपनी पार्टी की खुदकुशी करा दी, यानी कि खुद से उसको उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। पूरे दलित समाज में एक मैसेज चला गया कि मायावती गठबंधन न करके भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बार बार टिकट बदल रही हैं, और वो ऐसे प्रत्याशी दे रही हैं जो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का वोट काटें जी। तो ये बात अब लोगों के समझ में और आ गई जब वो जीरो पर आ गई। भाई, उनके 10 सांसद थे, वो सांसदों को एको को रोक नहीं पाई। एक शिवम सिंह यादव को आखिरी में टिकट दिया, वो भी हार गए। तो चंद्रशेखर के रूप में जब एक नए दलित नायक का उदय हो रहा है और मायावती का कहा जाए तो उनकी पार्टी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रही है, डाउनफॉल की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में इस विमर्श पर आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो चिंतन करें कि उनकी पार्टी को कैसे ऊपर उठाया जाए। ब्रजेश जी, ये बात बहुत साफ है कि चंद्रशेखर अब दलितों के एक नए आइकॉन बन चुके हैं, और वो आगे अपनी पार्टी को और विस्तार देंगे, बढ़ाएंगे, अब इसमें भी कोई शक नहीं है। और मायावती के लिए देखिए, यही विपक्षी दल तमाम पहले आरोप लगाते थे और लोगों ने देखा भी है। जब वो सड़क पे मुख्यमंत्री थी जाती थी तो उनके जाने से पहले सड़कें धोई जाती थी। मायावती नोटों की माला पहनती थी और यही भाजपा ने उनको दौलत की बेटी कहा था। वो सब दौर भी लोगों ने देखा है जी। जो मायावती एक टाइम पे दलित समाज की सर्वमान्य नेता थी, देवी थी, उनका जादू, उनका चमत्कार अचानक से कैसे खत्म हो गया। आज क्या मायावती डरी हुई है? क्या वो सिर्फ दिखावटी राजनीति कर रही हैं? उनका टिकट, उनकी पार्टी का टिकट लेने से अब लोग कतराने लगे हैं। उनकी पार्टी के जितने बड़े बड़े दिग्गज नाम थे, या तो वो सपा में चले गए या वो भाजपा में चले गए। भाजपा में कई सारे लोग डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक हैं। समाजवादी पार्टी में उनके यहाँ से आए हुए लोग आज सांसद बने हुए हैं। बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ी संख्या है। तो मायावती के साथ दलित क्यों नहीं रुक पाया? देखिए, 2014 में जब मोदी का उफान आया तो दलित बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ चला गया, और फिर मोदी ने दलितों को रोकने के लिए फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, मकान और किसान सम्मान निधि, तमाम सारी चीज़ें दी, जिसकी वजह से वहाँ पर 10 साल करीब दलित रहा।
लेकिन इस बार जब संविधान पर खतरे वाली बात आने लगी तो बीजेपी से भी दलित छिटक गया और वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ गया। जी, ये अखिलेश यादव की एक कामयाबी भी है कि उन्होंने टिकट वितरण ऐसा किया कि ओबीसी समाज में जो मजबूत जातियां थीं, खास तौर से कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा मौर्य समाज के लोग, उन्होंने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया और उनके साथ दलित जातियां भी काफी बड़ी संख्या में अंबेडकर के नाम पर, आरक्षण के खतरे के नाम पर आई। जी, ये एक बड़ी ताकत बनी, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। मायावती ने अपनी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं पैदा होने दी, कोई युवा नेतृत्व उनके पास नहीं आने पाया। जब आकाश आनंद को कमान दी गई और उन्होंने कार्रवाई तेज की, भाषण शुरू किया, तो उनको भी पीछे खींच लिया। भाजपा ने इसी बीच में चंद्रशेखर को और आकाश आनंद को, दोनों को वाई कैटेगरी सुरक्षा दी थी। चंद्रशेखर जीत गए, आकाश आनंद घर बैठा दिए गए। अब देखिए खेल, आज चंद्रशेखर को लेकर डिबेट हो रही, बात हो रही है, तो क्या ये नहीं दर्शाता कि मायावती की राजनीति उल्टी पुल्टी हो गई है और मायावती के पास भविष्य के लिए कोई लीडर नहीं बचा है? ये तो उनको चिंता करनी होगी, वरना वक्त बदलता रहता है, लोग दूसरे लोग स्थान ले लेंगे आपका। ब्रजेश जी, जब हम बाजार में अंगूर खरीदते हैं तो जो गुच्छे में अंगूर होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, और जो गुच्छे से अलग हो जाता है वो भी रखे रहता है बेचने वाला, उसको लोग कौड़ियों के भाव खरीदते हैं। बड़ी ऊंची बात कही आपने, वाह। तो गुच्छे में अंगूर की कीमत है। अंगूर तो वह है जो टूट गया गुच्छा से, लेकिन उसकी कीमत खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर बात कही। तो ये समझ लीजिए कि वही है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं, मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। अमल करिए, तब आगे बात बनेगी। बहरहाल वो अपने किला नुमा मकान में आज चुपचाप बैठी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के सदन में उनके पास खाली एक विधायक है, एक सदन में, वो भी उमा शंकर सिंह है जो अपने बलबूते जीत कर आते हैं। मायावती के पास न विधान परिषद में कोई बचा, न लोकसभा में, न राज्यसभा में। तो ये मायावती के लिए, उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन का वक्त है, और ये पार्टी को वो उत्थान कर पाएंगी कि नहीं, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अनवर जलालपुरी का एक शेर है, सुनिएगा कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं फिर भी करती हैं मुखालफत मेरी, और मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, और सिमट के रह गई है एक घर में अब सल्तनत मेरी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। आपके इस शेयर के बाद आनंद दुबे ज़रूर चिंता में होंगे कि वो क्या करें, इस शेयर का जवाब वो कैसे दें। वो भी बड़ा शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का दलित समाज किसी नए लीडर की तलाश में है या नए लीडर की तरफ देख रहा है? क्या बीजेपी को इस बार दलित समाज का वोटिंग पैटर्न चिंता में डाल रहा है या नहीं? नहीं ब्रजेश जी, सच कहिए तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हम किन कारणों से जो हमारा वोट परसेंट कम हुआ है, या जो हमारे वोटर हमसे दूर हुए हैं, या जो हमें नहीं दिए वो क्यों नहीं दिए, एक विषय। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से देखिए, आज भी जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनका पूरा भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में और योगी आदित्यनाथ जी में है। ये मैं मानता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने झूठ बोलने का काम किया, संविधान और आरक्षण के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, झूठा वादा किया, गारंटी पत्र भरवाए, गांव-गांव बंटवाए, इस तरह के कई सारे जनादेश का सम्मान करना चाहिए सर। जनता के प्रति इस तरह का अनादर का भाव मत रखिए। नहीं, मैं जनता के प्रति अनादर का भाव कर ही नहीं रहा हूं ना ब्रजेश जी। मैं तो इनके, आप बताइए, जनता के अनादर की भाव अगर है तो आप बताइए कि इनके कार्यालयों के बाहर जो है पैसे लेने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? जा रहे हैं कि नहीं? गनीमत बनाओ कि आपके दफ्तर के बाहर कोई 15 लाख लेने नहीं आया, कोई 2 करोड़ नौकरी मांगने नहीं आया सर। ब्रजेश जी,
ब्रजेश जी 8500 रुपया खटाखट का वादा किया था इन लोगों ने, तो सरकार में आते तब देते ना सर। इस तरह का झूठ बोला है ब्रजेश जी, झूठ बोला। कहा लिखा एक उसने आप ब्रजेश रुकिए जी ना, की मैं बात सरकार में कर रहा हूं, आएंगे आपके तो बीच में बोल रहे इनके हैं। लोगों ने जाके मैं कहा आपको है समय दूंगा। मेरी ब्रजेश जी मेरी खुद कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा इस तरह का भ्रम फैलाया गया, गांव-गांव में जाके कहा गया कि कांग्रेस को वोट दे दो, साइकिल को वोट दे दो, 8500 रुपए महीने मिलेंगे आपको। तो सर एक काम करो, ये काम आप इस तरह कर दो, की दे दो बातें उनको की गई है, खटाखट झूठ फैलाया गया। 8500, मसला खत्म हो जाए। नहीं ब्रजेश जी, ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ देश की जनता के लिए काम किया है। जी। बिना धर्म जाति बिना भेदभाव के हर योजना को नीचे तक पहुंचाया है, और यही वजह है तभी कि हम प्रधानमंत्री 240 मुसलमान सीट कर रहे थे। से जीत के आए हैं, और एनडीए को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया है। ऑलराइट सर, शुक्रिया। मध्य थोड़ा सा प्रदेश में सेकंड हम राउंड में सब वक्त का अभाव है, मैं उत्तराखंड में जीते राजपाल हैं। कश्यप जी को आमंत्रित बाकी करता राज्यों में हूं। भी जीते हैं। राजपाल जी, क्या मायावती के ढीले तेवर, आक्रामकता की कमी, इसकी प्रतिपूर्ति राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने की, जिसके कारण शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी इनके साथ जुड़कर आई और इन्हें वोट दिया, अब आप उन्हें सहेज कर रख पाएंगे या नहीं? विश्वास आप पर पहले भी उन्होंने किया था। देखिए ब्रजेश जी, जो शेड्यूल कास्ट हो या पिछड़े हों या आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों या अन्य कोई बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों का भरोसा विश्वास बीजेपी से हटा है जी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में तो पीडीए और बहुजन के नायक के रूप में देश में एक मिसाल पेश करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। और जो बीजेपी घमंड जो अभी कह रहे थे, ये दिए क्या हैं, ये जो बातें कर रहे हैं कि 8500, हम 8500 देंगे, आप हट जाओ हम देंगे, दे इस्तीफा प्रधानमंत्री जी, हम सरकार बनाने को तैयार हैं, दे देंगे। तो जहां इंडी गठबंधन की सरकार है वहां दीजिए। नहीं, एक सेकंड प्लीज। जहां इंडी गठबंधन अरे सुनिए दुबे जी रुकिए, दुबे जी एक सेकंड रुको। ऐसा है, पहला ना सर, इंटरप्शन नहीं सर, प्लीज इंटरप्शन नहीं, इंटरप्शन नहीं। झूठा वादा आपने किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने झूठा वादा किया था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, आपने वादा किया था सिलेंडर फ्री में देंगे, आपने वादा किया था महंगाई कंट्रोल करेंगे, आपके लोग वादा कर देते 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, आपने नौकरियां खा ली, आपने अग्निवीर बना दिया। किसकी नौकरी खाई? नौकरी नौजवानों के, पढ़े लिखे लोगों की नौकरी खाई है इन्होंने, पढ़े लिखे लोगों की, और अग्निवीर बनाने का काम किया है। और अग्निवीर अभी चुनाव करा लो, अभी उत्तर प्रदेश में आपका सफाया हो जाएगा, आप सीटें गिन लो, कितनी विधानसभाएं जीते हो, अभी भी हमारी बहुमत में आ गई सरकार, 200 लगभग 200 ऊपर हम लोग 227 सीटें हम जीते हैं। ये घमंड आपका, झूठ, जुमलेबाजी, आप 15 लाख रुपए दे रहे थे, कहां चले गए 15 लाख? आप कहां चले गए 15 लाख? अच्छा आपस में तू मैं नहीं, प्लीज। अच्छा थैंक यू, ओके ऑलराइट, धन्यवाद दोनों को, धन्यवाद। आप ये धन्यवाद। आप जागरूक हो चुका है, अब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है चट्टान बन के। अरे संविधान आप बदल नहीं पाओगे, अरे आप कहां बदल, आपको हम बदलने का काम करेंगे। ओके अभी जो रह गया है वो पूरा करने का काम करेंगे। कब करोगे? कब? 27 में? 27 में भी पूरा करेगा, और मौका लगेगा तो लोहिया जी कह गए जिंदा को में 5 साल इंतजार नहीं करती, हम लोग लोहिया को 27 में क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या ये बता रहे 8500 सरकार गिराओगे? 8500 नहीं देंगे, ये 8500 हमारी सरकार बनेगी। ओके थैंक यू, ऑलराइट, मनीष सिंधवी जी को लाया भी मिलेगी। अरे रुक जाओ, और जो आप कृपया सहयोग करो, करेंगे पुरानी धन्यवाद, पेंशन, धन्यवाद। पुरानी पेंशन आपने खा ली, ओके मनीष पुरानी सिंधवी जी, पेंशन खा ली सर धन्यवाद। करेंगे। राजपाल जी थोड़ा सहयोग करें। आपको क्या तकलीफ थी, आप बीच में बार बार क्यों बोल रहे थे? नहीं, मैं जब आपको पता है मैं समय देता हूं तो क्यों नहीं, बीच में मैं आप बोल सिर्फ रहे ये हैं? कह रहा हूं, एकदम ब्लेटेंट झूठ, एकदम साफ खुला झूठ इनके कौन यहाँ बोल तो। रहा अरे आदरणीय दुबे जी बोल रहे थे, आप ये देखिए एकदम स्पष्ट, हमने एक न्याय पत्र निकाला। 2 पैसा 8,500 क्यों नहीं दे रहे हो? कह रहे विपक्ष में हो दो। अरे सुनिए तो,
वो अब अच्छा क्या- आप क्या- बताइए एक चीज, ब्रजेश जी एक चीज पूछ अबे लीजिए। कहिए कि अरे बीच में ना दुबे बोले, जी, बीच में ना एक बोले। दुबे जी रुक जाओ, दुबे जी रुक जाओ, प्लीज। आप जानते हैं सब्र दुनिया धरिए, कैसे चलती है, सब्र आप तो धरिए दुबे पत्रकार जी। रहे हो ना। आप यहाँ तो विचित्र स्थिति है कि आपके प्रधान, आप मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख रुपया खातों में देंगे और अमित शाह जी कहते हैं कि जुमला अच्छा था। आप मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ, आप छोड़ो क्यों आप साइड अपनी में? आप अपनी विजय आप आप मुद्दे पर यहाँ तो आओ, विचित्र मुद्दे स्थिति पर आओ, है मुद्दे कि पर। आपका अपना नेता ही अपने नेता को कहता है, अपने सर्वोच्च नेता को कहता है कि वो झूठ बोल रहे थे, जुमला अच्छा पे आप जुमला मुद्दे दे पर रहे आओ, थे। आप क्या मुद्दे बात पर, करते हैं मुद्दे आप? पे लौटो आप। बताओ आप क्या तकलीफ है भाई, क्या बोल रहे थे? हमने कहा न्याय पत्र छपवाया, पहले दिन से लेकर न्याय पत्र को लेकर झूठ बोल रहे थे और इन्होंने सबसे ज्यादा मदद की कि इतना झूठ बोला न्याय पत्र को लेकर कि एक एक आदमी ने उसको पढ़ा और उसमें साफ लिखा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 8500 रुपए देंगे, हर गरीब घर की महिला को देंगे। हमने लिखा था 6 महीने का कैलेंडर था कि 30 लाख नौकरियां जो खाली पड़ी हैं वो भर देंगे, हर चीज उसमें लिखी हुई अब है। आप दलित समाज के हक और अधिकार उनकी रक्षा कर पाएंगे, सहेज के रख पाएंगे? आप क्लेम कर रहे थे कि कम्युनिटी आपके साथ हमेशा रही है, लेकिन आपको छोड़कर बहुत लंबे वक्त तक गई। अब अगर लौटी है तो इस उम्मीद के साथ कि आप उनके हक और अधिकार को सुरक्षित करेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं और वो हमारे साथ अब रहेंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनके हक के लिए अगर कोई लड़ता है तो हम ही लोग लड़ते हैं और इसलिए वो हमारे साथ रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात, हाँ बस एक प्लीज सेकंड, कंक्लूड करें। बहुत बार बार ये बात हो रही है। अगर आप ध्यान से डेटा को देखेंगे तो 2007 से 17 के बीच में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें बसपा का वोट शेयर लगभग 20 के ऊपर रहा है, 30, 26, 22। अरे 2019 में 19% और जो 9 और 14 और 19 का चुनाव है उसमें भी उधर 27 था तो इधर 20 पर इंटैक्ट रहा है। बेसिकली जो वोट शेयर गिरा है इधर 2-3 सालों में गिरा है, 22 में वो 13 पर आ गए और 24 में 9.4 पर आ गए हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास हो गया है दलित समुदाय को कि अब उनकी अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। गंगाराम जी, क्या आपको लगता है कि सर्व समाज के चक्कर में कभी ब्राह्मणों के, कभी पिछड़ों को मनाना है, कभी मुसलमानों को साथ लेना है, मायावती ने अपने लोगों का विश्वास खो दिया, सर्व समाज के चक्कर में अपने घर का भी चला गया? देखिए ब्रजेश जी, ये कुदरत का दस्तूर है। जहाँ तक राजनीतिक दल का सवाल है तो सारे राजनीतिक दल, सभी लोग चाहते हैं कि सभी जाति धर्म का वोट मिले, तो उसको तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हम लोग 2017 में जब अलग हुए तो ये हम लोगों को महसूस होने लगा था कि ये दिन देखने को मिलेंगे। जिस तरह से पार्टी के अच्छे टॉप के लीडरान जो थे, जिनको अनुभव था, समाज के बारे में अनुभव था, अपनी अपनी जाति पर पकड़ थी, अरे आज उनको जब बार-बार से लोग तो हैं सब जगह, सब निकल के जो इंद्रजीत सरोज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, तो ये जो अपना सब लोग तो उधर ही हैं। नहीं, जो अपना लालजी वर्मा, जो रामअचल राजभर, बहुजन समाज पार्टी की जो ट्रेनिंग थी वो दूसरी जातियों को फायदा, दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाने लगे। और जहां तक किसी पार्टी को अगर ये गुमान हो कि दलित समाज किसी का पिछलग्गू बनकर चलेगा, तो दलित समाज के मिजाज को समझना जरूरी है। दलित समाज न तो योजना के पीछे चलता है, न किसी पार्टी के किसी वादे के पीछे। दलित समाज अपने लीडर के पीछे चलता है। जिन पार्टियों को ये गुमान हो कि बिना नेता के हम दलित समाज का वोट हथियार लेंगे, तो दलित समाज ने अभी किसी को नेता नहीं माना है। नया लीडर कौन? चंद्रशेखर, देखिए, अखिलेश ये यादव, समय और परिस्थिति पर समाज अपना नेता खुद पैदा करता है। अब ये जल्दबाजी होगी कौन नेता होगा, ये समय एवं समाज, क्योंकि पहली बार ऐसा 2017 के बाद हो रहा है कि दलित समाज के लोग बिखर कर वोट कर रहे हैं। नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक दलित समाज के लोग अपना लीडर माना। पहले बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता माने, फिर जगजीवन राम जी को अपना नेता माने, फिर कांशीराम जी बहन मायावती जी को अपना लीडर माने। ये 2-3 चुनाव से ऐसी परिस्थिति है कि बिना लीडर के इधर उधर मुद्दों पर भटक जा रहा है, स्पेशली 2012 के बाद में। बिल्कुल निश्चित। सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर। सतीश जी, मैं अगर आपको ये कहूं कि आप मायावती को क्या सलाह या बीएसपी को क्या सलाह मशविरा देना चाहते हैं ताकि वो कम से कम यहीं पर रुक जाए, 9% पे ही और नीचे पतन ना हो, आप क्या रणनीतिक बदलाव चाहते हैं कि बीएसपी अपने भीतर लाए? देखिए ब्रजेश जी, एक जो सामाजिक का जो ताना बना है, भारत में जाति एक सच्चाई है, जातीय डिस्क्रिमिनेशन, जातीय उन्माद हमेशा रहेगा। एक ताकतवर दलित के साथ हर कोई जुड़ेगा, कमजोर दलित के साथ कोई नहीं जुड़ सकता। सबसे जागरूक अगर कोई वोटर है तो वो दलित वोटर है। 70 से 80 के दशक में आमतौर पर वो उन लोगों से लड़ाई करता था वोट के अधिकार को लेकर के, जिनके वो खेतों में जाकर के काम करता था। बहुजन मूवमेंट बहुत उपजाऊ है, बाबा साहब की विचारधारा तमाम बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से तमाम राजनीतिक दलों को ये पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है कि उसका समर्थक, उसका वोटर, उसका कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। तमाम लीडरशिप को इस बात का, उसका यूज करना सीखना पड़ेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नीयत को लेकर के समाज के बीच में कोई सवाल नहीं है।
उसके रणनीति को लेकर के, क्योंकि वो एक सवाल हो सकता है और रणनीति नियत नहीं बदलनी चाहिए, रणनीति बदलने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपका क्या मत है, बीएसपी बाउंस बैक करेगी या बीएसपी अब टोटली वाइप आउट हो जाएगी, इरेलीवेंट हो जाएगी? 100%। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का बहुत पोटेंशियल है, बहुजन जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, वो किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, अगर जो शिफ्टिंग आपको उम्मीद है कि मायावती के साथ लौटेंगे सर, या आकाश आनंद के साथ लौटेंगे या चंद्रशेखर मायावती एक हो जाएं तब लौटेंगे? देखिए, मैं आपको एक दावे के साथ एक बात बता सकता हूं कि एक तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उसके लीडर बदलने की बात कर रहे थे, गठबंधन इस बात को हवा दे रहा था। कहीं ना कहीं जो बहुजन वोटर है उसको ये लगा, धन्यवाद सर, कहीं ना अगर बीजेपी को रोकना अति महत्वपूर्ण है। जी सर, समय नहीं, प्लीज किसी और दिन रख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक दिलचस्प सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का आप सब हिस्सा बने। आपका भी शुक्रिया बहनों भाइयों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।